नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, बट सबसे पहले मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रखता हूं जो ताज़ा तरीन एस्टिमेट्स हैं और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन, ईरान में ये बात सर्टन है और रीजन के अंदर भी ये बात सर्टन है कि एक और जंग जब वो होगी, हर सूरत में अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे। ये है वो मेन बात जिसके ऊपर आगे तैयारियां होनी हैं, जिसके ऊपर अलायंसेस बनने हैं, जिसके ऊपर सारे वाकयात जब वो होने हैं कि एक और जंग जब वो होने जा रही है, इसमें कोई शक वाली जब वो बात नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि यह जंग जब वो दोबारा होगी? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि नाज़रीन, ये फैसला कुन जंग जिसका आगाज हुआ है 28 फरवरी को, यह जंग उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक जो न्यू बैलेंस ऑफ पावर है जो ईरान ने हासिल किया है, यह मान नहीं लिया जाता, इसको एस्टैब्लिश कर नहीं लिया जाता, इसको रीजन तस्लीम नहीं कर लेता कि ईरान फातेह हो चुका है। दुनिया इसको जब तस्लीम नहीं कर लेती कि ईरान जब वो अमेरिका को शिकस्त दे चुका है, वो इस वक्त जब वो एक बड़ी पावर के तौर पर रीजन में मर्ज कर चुका है, जब तक इस रियलिटी को मान नहीं लिया जाता, या फिर दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल अपने वेस्टर्न एलायंस के साथ और रीजनल एलायंस के साथ ईरान को एक कंप्लीट डिफीट दे नहीं देते, जैसे उन्होंने लिबिया को दी, शाम को दी, बाकी मुल्कों को दी, तो तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, यानी या अमेरिका अपना जो डोमिनेंस है वो यहां पर रीइंफोर्स करेगा, या फिर ईरान ने जो फतह हासिल की है इसको फिर जब वो तस्लीम किया जाएगा। इस हतमी नतीजे से पहले ये जंग जब खत्म होने वाली नहीं है। अमेरिका एक वक्त की सुपर पावर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और सुपर पावर्स का जो रवैया है वो हमेशा से ज़ाहिर है एरोगेंस पर मुबनी होता है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका ईरान की फतह को तस्लीम कर ले, रीजन के अंदर इस नई रियलिटी और इक्वेशन को मान ले और ईरानी कंडीशंस के सामने जब वो मुकम्मल तौर पर जो तस्लीम कर ले, ये हो ही नहीं सकता। ये उनकी एरोगेंस इस बात की इजाजत ही नहीं देती। इसलिए जो उनके बचे कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं, सुपर पावर के बहुत रिसोर्सेज होते हैं, वो कई राउंड्स ऑफ वॉर जब वो लड़ सकते हैं, तो अपनी तमाम ताकत, अपनी तमाम रिसोर्सेज उसके साथ अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर और वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए आएगा। और यह बात रीजन के मुल्क अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए एक लंबी जंग होगी जो कि रीजन को भुगतनी पड़ेगी। दोबारा ईरान पर हमला होगा तो ईरान कहां अटैक करेगा? तो रीजन को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी डेलीगेशन जो ईरान चाइना गया है, उसके पीछे ये वन ऑफ द मेन लॉजिक है कि भाई इस ना खत्म होने वाली जंग, एक तवील जंग जिसमें अब एक हतमी नतीजा निकलना है, किसी तरीके से टाला जाए, किसी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता जब निकाला जाए, क्योंकि रीजन एक लंबी जंग बियर नहीं कर सकता। एक लंबी जंग जब रीजन नहीं भुगत सकता, यहां पर हुकूमतें गिर जाएंगी, यहां पर बहुत कुछ जो वो कोलैप्स हो जाएगा। अगर 2-3 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहा तो रीजनल इकोनॉमीज जो वो कैसे सर्वाइव करेंगी? ठीक है ना। सो ईरान नोज दैट कि उनको अभी एक लंबी जंग लड़नी है, रीजन नोज दैट, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। ठीक है, तो अब रीजन अपनी डिफेंस का भी बंदोबस्त करेगा। अब इस हवाले से वो चाइना से बात करेंगे, रूस से बात करेंगे, नया एयर डिफेंस खरीदेंगे, ईरान से क्या बात करेंगे। सो ये सारी चीजें इस तनाजुर में होनी है कि एक नई जंग। ठीक है, जहां तक बात है नाज़रीन इजराइल की, आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि जब अमेरिका को एज अ एम्पायर और अमेरिकी सदूर को जब एक प्राइस पे करना पड़ेगी इजरायली जंगों के लिए, यानी इन द फॉर्म ऑफ इंपीचमेंट एंड फॉर अमेरिकन एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक लॉस एंड मिलिट्री लॉसेस। ठीक है ना, तो जब यह कीमत चुकाना पड़ेगी तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी और एज अ कंट्री भी वो इजराइल से पीछे हटेंगे। उनकी जो सपोर्ट है फॉर इजराइल वो डिक्लाइन करेगी। ये बात भी उतनी ही तय है जितनी एक और जंग तय है। ठीक है ना, क्योंकि आज से पहले किसी को वहां पर प्राइस पे नहीं करना पड़ी है। इजराइल जो करता चला जा रहा है, अमेरिका पर उसके इमीडिएट असरात नहीं आए हैं, लेकिन मौजूदा जो जंग छेड़ी गई है इसके इमीडिएट असरात जब आएंगे। अब मिसाल ट्रंप जब वो इंपीच होने के दहाने पर पहुंचा हुआ है ना, ये जो उसने एमओयू किया, इजराइल तो नहीं चाहता कि एमओयू किया जाए, तो फिर ट्रंप ने क्यों किया? उसको पता है कि मुझे कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं इंपीच हो सकता हूं, तो उसने बदली ना अपनी पॉलिसी। तो इसी तरह जब अमेरिकी सदर के ऊपर बात आएगी या अमेरिका के ऊपर एज अ कंट्री बात आएगी, फिर आप देखेंगे कि इसमें इस पॉलिसी के अंदर और तब्दीली आएगी। और आप देखें तो अमेरिका की जो दाखिली सियासत है, जो उनके लोगों की डिमांड है, वो इस वक्त मेल नहीं खाती उनकी फॉरेन पॉलिसी से। यानी बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और उनकी पॉलिटिक्स के साथ, उनके लोगों की डिमांड के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया, और ये चल नहीं सकता। आखिरकार लोगों की डिमांड्स के सामने एक गवर्नमेंट को सर झुकाना ही पड़ेगा। ठीक, और इजराइल जो है, जो कि अपने आप को इस रीजन की सुपर पावर के तौर पर पेश करता है, उसका मुंह आप देखेंगे तोड़ा जाएगा। ऑलरेडी बहुत बार तोड़ा गया है, एक फैसला कुन अंदाज में भी तोड़ा जाएगा। इजराइल कुछ भी नहीं है। इजराइल जो है ना, उसकी ताकत सिर्फ इस बात के ऊपर खड़ी है कि उसको अमेरिका की बैकिंग है। आप सिर्फ ये देखें कि अमेरिका जिस तरह से इस रीजन की गवर्नमेंट्स को
दबाकर और खामोश रखता है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगी, सिर्फ इसी चीज को अमेरिका पीछे कर ले कि ठीक है रीजन जाने और इसराइल जाने, सिर्फ इतनी बात अमेरिका कर दे, फिर आप देखिए इसका कैसे बुरकस निकलता है। तो ये जो ही अमेरिकन सपोर्ट में डिक्लाइन आएगा, आप देखेंगे कि ये जो बहुत बड़ा बदमाश बना फिरता है, इसकी बदमाशी रीजन के मुल्क ईरान और तुर्की और बाकी जब वो कैसे निकालते हैं ये आपको नजर आएगा। ये जितनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एयरफोर्स, अपनी ताकत बनाकर जब वो पेश करता है, इसको कैसे जब वो उड़ा के रख दिया जाएगा, कैसे रेजा रेजा कर दिया जाएगा, ये भी आप जब वो देखेंगे। आयरन डोम, एरो सिस्टम, इसका बुरकस तो आपने इस जंग में निकलते हुए देखा है, ठीक है ना। तो इजरायली ताकत इसके सिवा कुछ भी नहीं, ठीक है। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, आबादी है। टर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक हिस्ट्री है। ये तो एक कॉलोनी है, इसके ऊपर सिर्फ यूरोपियन सैंक्शंस भी लगा देना तो भी ये सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ईरान एज अ सिविलाइजेशन वो कई दहाइयों की सैंक्शंस को ना सिर्फ भुगता है बल्कि खड़ा हुआ है और एक जंग लड़ा है वेस्टर्न एम्पायर से, एक फैसला कुंजन। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल सिनेरियो। उधर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी आखिरी जो रस्मात हो रही हैं, जो सेरेमनीज का आगाज हो गया है। नाज़रीन, ईरान को आइसोलेट करने का जो ख्वाब था और जो नैरेटिव था कि ईरान अकेला है, ये आइसोलेटेड है, वो कहीं पर्शियन गल्फ में गर्क हो गया। पहले सुप्रीम लीडर की शहादत ने जंग के अंदर ईरानियंस को मुतहद किया, और अब उनका जो फ्यूनरल है वो एक बहुत पावरफुल ईरान, बहुत ही यूनाइटेड ईरान का मैसेज है वो दुनिया को दे रहा है। ईरान एक कमजोर मुल्क है, ईरान आइसोलेटेड है, ईरान टूटने वाला है, ये ना सिर्फ दुनिया को बताया जाता रहा बल्कि ईरान के लोगों को भी बताया जाता रहा। सो आज ईरान के अवाम भी देख रहे हैं कि ये ईरान कितना पावरफुल है और इसके कितने ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, किस तरह से जो है वो मुल्क इसके साथ जो वो खड़े हैं। और पहली बार आप ये मंजर देख रहे हैं कि वो शख्सियत जिसको अमेरिका असैसिनेट कर रहा है, उसको दुनिया भर से लोग आकर ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। देखें, ये कोई मामूली लम्हा नहीं है। बेशक ताकत उनके पास है, लेकिन इस ताकत का जवाब भी दिया गया है और शहादत के जरिए अपनी जानें देकर जो है वो इस ताकत से जब लड़ा जा रहा है। यानी वो शख्सियत जिसको दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाकर, और एक दहाइयों का प्रोपेगेंडा है आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ, कितनी ही लाखों रिपोर्ट्स होंगी, टॉक शोज होंगे, आर्टिकल्स होंगे जो सुप्रीम लीडर के खिलाफ वेस्टर्न मीडिया में लिखे गए और सारा प्रोपेगेंडा होता रहा। उस शख्सियत को असैसिनेट किया गया और दुनिया भर के लोग आकर ट्रिब्यूट पेश करना है। और जो एक बड़ी अहम चीज नज़ीर मॉनिटर की गई, ऑब्जर्व की गई, कि उसमें कौमियतों से बालातर, मजहब से बालातर, यानी क्रिश्चियंस भी आकर वहां पर मौजूद हैं, बाकी मजहब के लोग भी वहां पर आकर जब वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं उस शख्सियत को। सो अमेरिका, ये ट्रम्प ने एक बहुत गलत फैसला किया है, ठीक है ना, कि एक बूढ़े शख्स को शहीद करके, तो आज उनका फ्यूनरल भी ईरानियंस को मुतहद कर रहा है और एक शो ऑफ पावर बन चुका है। और ईरान की जो आइसोलेशन का सारा नैरेटिव था वो कहीं पर्शियन गल्फ में गर्क हो चुका है। दुनिया भर के डेलीगेशन जब ईरान पहुंचे, सिर्फ जो कलेक्टिव वेस्ट के मुल्क हैं उनमें से नहीं आए, एक दो जरूर मुल्कों से आए हैं, बट ओवरऑल यानी यूरोपियंस, इनकी जो गवर्नमेंट्स है मेनली, वहां से नहीं आए। तो बाकी सारी दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, उनके जो डेलीगेशन है वो वहां पर आए और उन्होंने ऑनर किया। लेकिन बहुत, आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा, किसी ओआईसी लीडर को असैसिनेट किया गया, अमेरिका और इजराइल ने किया, और उसको इतना बड़ा जो है ना ऑनर दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। आप अजमत देखिए, अजमत आप देखिए, वो ट्रंप जिसने असैसिनेट किया, उसकी सारी लाइफ एप्स्टीन के साथ गुजरी, ठीक है ना, और उसकी लाइफ भरी पड़ी है स्कैंडल्स के साथ, फ्रॉड्स के साथ, रियल स्टेट में जो उसने फ्रॉड्स किए, पैसे के फ्रॉड्स, ठीक है ना, ये उसका किरदार है। और आप इस शख्स का किरदार देखिए और उसकी आप अजमत देखिए। तो बाज़ औक़ात आप जो है वो अपनी जान देकर भी जब वो फाते हो जाते हैं, तो इस तरह से ईरान जब फाते हुआ है। टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में, इकोनॉमी में वो अमेरिका से कहीं नीचे हैं, लेकिन अपनी करेज में वो अमेरिका से कहीं आगे हैं। और इसी करेज ने और इसी विल ने और जो शहादत का कॉन्सेप्ट है, इसने उनको जब यहां पर फतह दिलवाई है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये डेवलपमेंट्स रखता हूं कि कौन कौन सा डेलीगेशन जब वहां पर पहुंचा है, ठीक है ना। अनबिलीवेबल मनाजर जब वहां से सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोग वहां पर आ रहे हैं और जो है वो गैर इरादतन, यानी बिल्कुल उनकी आंखों से जो आंसू है वो जारी हो जाते हैं जो ही वो जज्दे खाकी के सामने जब वो आ रहे हैं। तो जनाब अली दिमित्री मेदवेदेव तेहरान लैंड कर चुके हैं। ये रशिया की हाई लेवल पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। दिमित्री मेदवेदेव इस वक्त तेहरान में लैंड कर चुके हैं। चाइना की जो कांग्रेस है उसके जो हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन हुई है, जो उनकी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो चाइना की कांग्रेस है उनकी पार्लियामेंट है, उसके वाइस जो प्रेसिडेंट हैं वो शरीक हुए हैं अपने डेलीगेशन के साथ। और फिर ईरान के स्पीकर ने उनके साथ मुलाकात भी की है। हर डेलीगेशन के साथ तो ईरान के स्पीकर मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन चाइना, यानी जो दो सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है वो रशिया और चाइना की है, सो चाइना के डेलीगेशन के साथ ईरान के स्पीकर ने मुलाकात भी की है अलग से। तो फिर इसके अलावा जो एयरपोर्ट है तेहरान में, वहां पर
168 स्कूल बैग्स जब वो रखे गए, जो मिनाब स्कूल पर अटैक हुआ था तो वहां पर वो 168 बैग जब रखे गए उन बच्चों की याद में, यानी इस वक्त लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो एयरपोर्ट के ऊपर 168 बैग्स वहां पर रखे गए कि अमेरिका ने किस तरह से ये किया और इजराइल ने। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन जब वो पहुंचा है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया और ईरान ने कई दहाइयां तो लड़ाई की है और इसी सुप्रीम लीडर के साथ लड़ाई हो रही थी ना, सो उस सुप्रीम लीडर की ताजियत के लिए सऊदी डेलीगेशन जब वो पहुंचा है। इस वक्त ये भी बड़ी अहम बात है ना, ईरान देख रहा है ना भाई कि इस वक्त कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, तो जो नहीं आएगा ईरान देख रहा है कि कौन नहीं आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है कि किस किस की पार्टिसिपेशन हो रही है किसकी नहीं हो रही। अभी तक बहरेन, कुवैत, यहां अब देखना कतर का डेलीगेशन पहुंच गया, सऊदी डेलीगेशन पहुंच गया, टर्किश डेलीगेशन पहुंच गया, सो मैटर करता है ना। जॉर्डन का क्या डेलीगेशन आया है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जनाब बेलारूस के जो उनके स्पीकर हैं वो पहुंचे हैं, ठीक है ना, बेलारूस। और इसके अलावा इराकी पार्लियामेंट से डेलीगेशन, और फिर जो कुर्दिस्तान रीजन है वहां से डेलीगेशन पहुंचा है, नॉर्थ कोरिया से डेलीगेशन पहुंचा है, और इसके साथ साथ साउथ कोरिया से डेलीगेशन पहुंचा है। साउथ कोरिया का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किर्गिस्तान के जो स्पीकर हैं वो शरीक हुए हैं, वहां पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा जनाब अली अफगानिस्तान से 2 डेलीगेशन आए हैं। एक तालिबान का डेलीगेशन जब वो शरीक हुआ है वहां पर पहुंचा है और ताजियत की है, और दूसरी तरफ जो है वो अहमद शाह मसूद वो वहां पर जब पहुंचे हैं। जो ईरान का बेसिकली अलायंस था वो तालिबान के साथ नहीं था, वो शाह मसूद के साथ था, और उनके बेटे जब वो यहां पर आए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान से 2 डेलीगेशन आए। अब तालिबान के हवाले से सिर्फ एक बात मैं यहां पर जरूर करना चाहता हूं कि आप देखेंगे अफगानिस्तान में भी वो कहते हैं कि एक रिलीजियस गवर्नमेंट मौजूद है, ठीक है ना, एक रिलीजियस गवर्नमेंट है, और ईरान में भी एक रिलीजियस गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, दोनों ने अमेरिका से जब जंग लड़ी है, लेकिन ईरान ने जंग के बाद उसका बिहेवियर क्या है? इंतहाई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं और बाकायदा उसके लिए प्रैक्टिकल इकदाम उठा रहे हैं, रहने वाली बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन, अमन की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और तालिबान क्या कर रहे हैं? तालिबान ने उल्टा जो उसके मौसम थे उन्हीं के ऊपर जब वो हमले किए। तालिबान का तो और अफगानिस्तान का तो सबसे बड़ा जो स्पोक्स पर्सन है वो पाकिस्तान था। इस वक्त अगर आप देखें तो तालिबान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या लेजिटिमेसी और स्टैंडिंग है, लेकिन ईरान में भी वही मजहबी हुकूमत कायम है जो सैंक्शंस भुगत रही है, जिसके खिलाफ एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है, उसको भी इसी तरह से आइसोलेट करने की जब कोशिश की गई, लेकिन ईरान कैसे इमर्ज करके सामने आ रहा है। सो तालिबान को ईरान की जो रिलीजियस गवर्नमेंट है उससे भी कुछ सीखना चाहिए। तालिबान ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल दिया, जो रूस की जंग में, अमेरिका की जंग में उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था, और जो मौजूदा तालिबान की लीडरशिप है ये सारी पाकिस्तान रह के गई है। और उधर चाइना तक की बात जब वो तालिबान ने नहीं मानी, फिर सऊदी अरेबिया तक की बात इन्होंने नहीं मानी, तुर्की तक की बात नहीं मानी। मसला क्या है कि भाई आप वहां से दहशतगर्द मत भेजें। तो अगर तालिबान भी अपना कोई डायरेक्शन सीधी करेंगे तो वहां पर भी बेहतरी आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इसी रवश पर रहेंगे तो ये अच्छा नहीं है अफगानिस्तान के लिए। अल्टीमेटली फिर रिजीम चेंज अफगानिस्तान के अंदर ये एक मजबूरी बन जाएगी सबके लिए, क्योंकि आप जब किसी से कोऑपरेट ही नहीं करना चाहते, जब आप कोई रीजनेबल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा आप खुद को बम्बार जब वहां से भेज रहे हैं, तो फिर उसका नतीजा जो क्या निकलेगा। अच्छा, तो इसके अलावा जनाब अली या इनका डेलीगेशन है, और रेजिस्टेंस का जो डेलीगेशन है अंसारुल्लाह का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, 200 लोगों का डेलीगेशन अंसारुल्लाह से, और फलस्तीनी डेलीगेशन जो उनकी मुख्तलिफ तंजीम, हमास से, बाकी तंजीमों से फलस्तीनी डेलीगेशन हैं वो पहुंचे हैं। हिजबुल्लाह का डेलीगेशन जब वो पहुंचा है, ठीक है ना। और जॉर्ज गैल्वे ने यह कहा आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से कि वो वैसे ही दुनिया से गए जैसे वो अजमत के साथ रहे, और उन्होंने सर्व किया ईरान के लोगों को और अपने रिलीजन को, और वो इंस्पिरेशन है मिलियंस ऑफ पीपल की अराउंड द वर्ल्ड, और उन्होंने जो उनकी कुर्बानी है वो रायगा नहीं गई। हिज पीपल रोज टू द चैलेंज, द वॉर मे नॉट बी ओवर येट बट ईरान हैज ऑलरेडी वॉन। जंग तो खत्म नहीं हुई है बट ईरान इसमें फातेह होकर जब वो सामने आ रहा है। अच्छा, अब जरा अगली जो डेवलपमेंट है वो देखिए कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पहली डील हुई है, एक आप ट्रेड डील इसको कह सकते हैं। 5 बोइंग 77 जो है वो सऊदी अरेबिया से खरीद रहा है ईरान, 5, ठीक है ना। ये पहली इस नौयत की जब वो डील हुई है, सो ये बहुत अच्छा है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ये कॉपरेशन। रीजन देखें, रीजन ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस वक्त वो अमेरिका के साथ मिलकर अगर ईरान के खिलाफ जंग लड़ेंगे इसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। सो उनको 2 डायरेक्शन में काम करना है, एक ये कि ओवरऑल पीस की बात करनी है, और दूसरा ये है कि एक और जंग को होने से रोकना है, अमेरिका को रोकना है,
ठीक है, बजाय इसके कि हम एक जो रिवायती पॉलिसी थी कि ये सारे मिलकर ईरान पर हमलावर होंगे, क्योंकि ईरान को आप ओवरनाइट शिकस्त नहीं दे सकते।